about mass or weight is not correct. तो सबसे पहले तो mass and weight. Let's differentiate between these. So mass is a quantity of matter and weight is the force by which Earth attracts anything. सो प्राइमरीली जो डिफरेंस है मैथ और वेट में, वो मैथ नंबर को कहते हैं, क्वांटिटी को कहते हैं, तादाद को कहते हैं, वेट कहते हैं फोर्स को। सबसे पहली चीज तो ये। अब इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो 12 मीन्स डजन, राइट? So let's say if I have 12 eggs, I can say I have 1 dozen egg, right? तो ये जो नंबर है ना डजन, ये शो कर रहा है मैथ को। लेकिन अब अगर हम इनका वेट करें ना, तो इट कैन बी अराउंड 100 न्यूटन और अराउंड 150 न्यूटन एंड ऑल। अच्छा, अब हम एक इसको पैकेट में डालते हैं 12 एग्स को, और इस पैकेट को बंद करते हैं, और इस पैकेट को हम ले जाते हैं मून पे। तो मुझे जरा ये बताओ, मून पे क्या ये एग्स 12 से 11 हो जाएंगे या 12 ही रहेंगे? तो आंसर इस 12 ही रहेंगे। लेकिन क्या मून पे वेट इनका 100 न्यूटन या 150 न्यूटन ही रहेगा या कम हो जाएगा? तो आंसर इस कम हो जाएगा, क्योंकि मून पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी थोड़ी कम होती है, राइट? तो वेट चेंजेस विद इट्स प्लेस। मैटर या मास, इट डजंट चेंज। सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें ये। तो अब आते हैं, वो यहाँ पे कह रहा है कि भाई कौन गलत है। तो सबसे पहली चीज, masses कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग अ बैलेंस। बिल्कुल masses को कंपेयर कर सकते हैं। जब हम पैन बैलेंस की बात करते हैं, तो 1 किलोग्राम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 1 किलोग्राम का कोई भी जो है ना वेजिटेबल या फ्रूट रख सकते हैं या बिस्किट्स रख सकते हैं। तो मैथ तो कंपेयर हो सकते हैं। तो ए तो सही है। बी भी देखते हैं, मैथ इज अ फोर्स। तो मैंने अभी बताया आपको, इज मैथ अ फोर्स? आंसर इज नो, इट इज नॉट अ फोर्स। तो ये वाला यहाँ पे सही होगा, वेट इज अ फोर्स, राइट? वेट्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग अ बैलेंस। बिल्कुल, हम वेइंग मशीन यूज करते हैं जब भी हमें ट्रैवल करना होता है। हम चेक करते हैं हमारा लगेज कितना है, ठीक है? एंड इज वेट अ फोर्स? आंसर इज यस, वेट इज फोर्स। तो ए, सी और डी तीनों करेक्ट ऑप्शन है। इनकरेक्ट ऑप्शन है बी, ठीक है? Let's try question 2. It said a sphere P made of steel has a weight of 10 Newton on Earth. Another sphere Q is also made of steel, has a weight of 10 Newton on Mars. The gravitational field strength on Earth is greater than the gravitational field strength on Mars. Which statement is correct? अच्छा, सही है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देखना है कि भाई एक स्फेयर पी है और एक स्फेयर क्यू है। स्फेयर पी का वेट है 10 न्यूटन प्लैनेट अर्थ पे। स्फेयर क्यू का वेट है 10 न्यूटन प्लैनेट मार्स पे, ठीक है? अब वो कहता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लार्जर है, स्ट्रॉन्गर है, पावरफुल है, ज्यादा है एज कंपेयर टू हियर। तो अब अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट शो हो रहा होगा वो थोड़ा सा ज्यादा शो हो रहा होगा, राइट? तो वेट ज्यादा होगा, यहाँ पे वेट थोड़ा कम शो हो रहा होगा, लेकिन नंबर्स तो 10 न्यूटन है। लेकिन एक मिनट, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे वीक है, तो फिर वेट यहाँ इसे उठा के अगर हम अर्थ पे ले आएंगे ना, सिर्फ ये सोचो, इसे उठा के अगर हम अर्थ पे ले जाएंगे, तो इसका वेट 10 न्यूटन शो नहीं होगा, 10 न्यूटन से ज्यादा शो हो रहा होगा, ठीक है? 10 न्यूटन से ज्यादा क्यों शो रहा होगा? क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा पावरफुल है, ठीक है? ये बात समझ में आती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो एक फॉर्मूला है जो इन्हें रिलेट करता है, वैसे तो वो हमें बाद में पढ़ना था, लेकिन वी कैन डू इट लाइक हियर। इट इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, विच इज वेट इज इक्वल्स टू एम टाइम्स जी, ठीक है? ये भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा आसान अप्रोच ये है कि जब हम क्यू को उठा के अर्थ पे लेके आएंगे, तो इसका वेट वुड बी मोर एज कम्पेयर टू दिस। तो इस कॉन्सेप्ट से बस ये आंसर आप लिख सकते हो। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? मास ऑफ स्फीयर पी इज द सेम एज मास ऑफ स्फीयर क्यू। ये हो ही नहीं सकता सेम। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर दोनों का मास सेम होता, तो जब हम इसको अर्थ पे लेके आते, तो दोनों का वेट भी सेम होता, राइट? लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसका तो जब हम अर्थ पे इसको लेके आ रहे हैं, तो मास, तो वेट ज्यादा हो रहा है। तो वेट अगर ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स मास इज नॉट सेम। अब हाउ डू आई फिगर दैट आउट? वी फिगर दैट आउट यूजिंग दिस इक्वेशन। तो अगर एम चेंज होगा, तो डब्ल्यू भी चेंज होगा।
तो आपको मैंने बताया जब हम इसे मास से अर्थ पे लेके आ रहे हैं तो वेट चेंज हो रहा है। तो जब वेट चेंज हो रहा है तो मास चेंज हुआ होगा। अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो सेम है। अब आते हैं स्फीयर, मास ऑफ स्फीयर पी इज लेस देन मास ऑफ स्फीयर यू। हाँ, दिस काइंड ऑफ मेक्स सेंस। क्यों? स्फीयर पी का वेट है 10 न्यूटन, और स्फीयर क्यू को जब हम अर्थ पे ला रहे हैं तो इसका वेट ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्फीयर पी है वो थोड़ा सा हल्का है, छोटा है, एज कम्पेयर टू स्फीयर क्यू। क्योंकि जब हम इसके बराबर में स्फीयर क्यू को रखते हैं तो उसका वेट जो है वो ग्रेटर देन 10 न्यूटन आता है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वो इसी तरह पॉसिबल होगा ना कि इसका मास ज्यादा हुआ और इसका मास थोड़ा सा कम होगा, तभी इसका आंसर 10 न्यूटन आ रहा है। तो आई गो विद बी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्योंकि अभी हमने फोर्सेस बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं किया, तो ये हम बाद में भी कर रहे होंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट कि अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो हम करेंगे लेटर ऑन, वी हैव टू डू इट। अब आते हैं 3 पे। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग एट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये हमने लास्ट क्लास में किया। टर्मिनल वेलोसिटी पे जब कोई चीज जा रही होती है तो क्या होता है? देखो, फर्स्ट इज वेट, जो डाउनवर्ड एक कर रहा होता है, अपवर्ड एक कर रही होती है एयर रेजिस्टेंस। तो वेट और एयर रेजिस्टेंस जहां पे इक्वल हो जाते हैं, से वेट 10 न्यूटन है, एयर रेजिस्टेंस 10 न्यूटन है, तो हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, और इस पॉइंट पे टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड रीच आउट कर जाती है। ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब आते हैं कि टर्मिनल स्पीड जब ये रीच आउट कर जाती है, या टर्मिनल वेलोसिटी जब ये रीच आउट कर जाती है, तो अब आगे नेक्स्ट क्या होगा? तो अब ये बात समझनी जरूरी है कि जिस पॉइंट पे टर्मिनल स्पीड रीच आउट करती है उस पॉइंट पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एयर रेजिस्टेंस, ये तो पहली बात हो गई। और उस ऑब्जेक्ट में फिर एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। इसका मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं है कि दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉलिंग एट ऑल। इट इज स्टिल फॉलिंग, इट इज स्टिल फॉलिंग, it is still moving. It is not stationary at all. It is moving, but it is not becoming faster. It is not becoming more and more faster as we move down. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आते हैं थोड़ा सा आंसर्स की तरफ। तो दिस इज, देयर इज एयर रेजिस्टेंस एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। ये तो हो ही नहीं सकता, एक्सेलरेशन तो जीरो है। देयर इज एयर रेजिस्टेंस एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। आंसर इज यस। बात समझ में आई? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक सबको समझ में आ गया? यस सर। Let's try question 4. It says what? The graph represents the motion of a vehicle. So we have a speed time graph. Okay, what is the distance? So distance is basically area under this speed time graph. So this represents a, yeah, triangle. So this is half base height. So this is half, base is 400, height is 20. So this would be 4,000. That would be C. Speed time graph is shown how far does the object travel at constant speed? मतलब कांस्टेंट स्पीड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस पार्ट में स्पीड इंक्रीज हो रही है और इस पार्ट में स्पीड डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है वो। तो हमें इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए बस, इस पोर्शन का। तो दिस इज रेक्टेंगल राइट। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी होगी? 5 to 15, 10। ब्रेथ कितनी होगी? 0 to 5, तो दैट्स 50 मीटर्स। दैट्स बी। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? सर ब्रेथ 5 किस तरह हुई है? यहां से लेके यहाँ तक ये वैल्यू 5 है ना, और ये वैल्यू कितनी है? 10 है।
बेटा मैं वेट कर रहा था कि आप मुझे बताएंगे कि आपको ये समझ में आ गया या नहीं आया कि ब्रेथ कैसे फायर सर होता आगे सर। है। मैंने कहा चलो आगे चलते हैं। अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 6। It says four objects are moving in a straight line. The table shows the distances. Okay, what which object is moving with non-zero acceleration? That, that means कौन से ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन के ऐसे फजूल में पागल बना रहे हैं। दे कुड हैव जस्ट सेड व्हिच ऑफ दीज इज एक्सेलरेटिंग, बट दे आर मेकिंग इट इंटेंशनली डिफिकल्ट। नॉन जीरो भाई, एक्सेलरेशन इज देयर, राइट? तो लेट्स सी। 5 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर्स है, सेकेंड में भी 5 मीटर्स है, थर्ड में भी 5 मीटर्स है, फोर्थ में भी 5 मीटर्स है। तो इक्वल इंटरवल्स में एक ही जैसा डिस्टेंस कवर कर रहा है। दैट मीन्स ये तो जीरो एक्सेलरेशन से जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे भी 5 मीटर्स कवर करता है, यहाँ पे भी 5 मीटर्स कवर करता है, यहाँ पे भी 5 मीटर्स कवर करता है, यहाँ पे भी 5 मीटर्स कवर करता है। अगर तो ये 5 मीटर से ज्यादा कवर कर रहा होता तो फिर हम ये कहते हैं कि हाँ भाई, ये जो है ना क्या कहते हैं, एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये तो एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा है, इसलिए हमने कहा कि ये तो जीरो एक्सेलरेशन पे जा रहा है। लेट्स ट्राई बी। बी में वो क्या कहता है? बी में वो कहता है कि फर्स्ट में 5 मीटर है, सेकंड में जो है वो 8 मीटर्स हो गया, थर्ड में 7 मीटर्स हो गया, और फोर्थ में फिर 8 मीटर्स हो गया। तो 5 मीटर्स के बाद 6 मीटर्स है, 6 के बाद 7 है, सॉरी, और 7 के बाद 8 है, मुझे लग रहा था 8। तो पहले उसने 5 मीटर्स कवर किया, फिर उसने 6 मीटर्स कवर किया, देन 7 मीटर्स, देन 8। दैट मीन्स एज एज इट मूव्स उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। डिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, राइट? तो क्या ये स्पीड अप हो रहा है? आंसर इज यस, ये बिल्कुल स्पीड अप हो रहा है। तो क्या एक्सेलरेशन है? आंसर इज यस, बिल्कुल एक्सेलरेशन है। अब आते हैं कि और ऑप्शन में एक्सेलरेशन है। ये 5 था, फिर 7 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 14 हो गया। तो यार ये भी तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो फिर अब इसका मतलब है कि कौन से ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूं? एक मिनट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब बेटा ये होता है कि एक डिफरेंस के हिसाब से, यूनिफॉर्म डिफरेंस के हिसाब से चीज स्पीड अप हो रही है। तो आप देखो इनमें जो डिफरेंस है, जो इंटरवल्स हैं, वो 1 मीटर का है ना, तो ये कांस्टेंट हुआ। इनमें देखो, ये 2 है, ये 3 मीटर्स है, ये 4 मीटर्स है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी। वी गेट दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं 7 पे। थोड़ा सा ट्रिकी है 7 वाला, क्योंकि वो थोड़ा रीड करना मुश्किल है। वैसे अदर देन द डायग्राम शोज स्पीड टाइम ग्राफ फॉर 6 सेकेंड्स, विच बॉडी ट्रेवल्स द लीस्ट डिस्टेंस। तो जिसका एरिया सबसे कम आएगा, आप वो फिगर आउट कर लो। अच्छा, इसमें तो आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सी पे तो बना ही कुछ नहीं नजर आ रहा हूँ। तो लीस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है? लेट्स सी। इसका एरिया होगा हाफ बेस हाइट, तो ये हो जाएगा टू सर इंटू थ्री सी कांस्टेंट नहीं है अगर इस पे कुछ बना नहीं हुआ तो। नहीं तो या तो ये यूं बना होता, या यूं बना होता, कुछ नजर तो आए। मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। कांस्टेंट होता अगर ये यूं है, बिल्कुल सही है, कांस्टेंट है फिर। अगर ये यूं है, कहीं और लाइन बनी हुई है, तो भी कांस्टेंट है, तो मुझे तो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। तो दिस इज 3824 मीटर्स। ये तो ए है। बी पे आते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे है ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल का पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं, हाफ बेस हाइट, बेस और हाइट। तो दिस इज 2 इंटू, तो दिस इज 16, और फिर ये वाला एरिया फाइंड आउट करते हैं, हाफ बेस हाइट, बेस इज 2, हाइट इज 4, तो ये 4 है। तो 16 + 4, 20 मीटर्स। तो ए से तो कम है। अब सी और डी में आई थिंक इट गोज लाइक दिस, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है।
तो इसका एरिया निकालते हैं, पहले फिर इसका निकाल लेंगे। सो दिस इज अ रेक्टेंगल, तो 8 टाइम्स 4, 32। तो अब ये से उनसे तो सबसे ज्यादा ही आ रहा है, आगे भी ज्यादा ही आ जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी, अभी तक की इंफॉर्मेशन से। अगर यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं तो फिर तो 8 6 48 हो जाएगा, ये तो बहुत ही बड़ा होगा। तो जो लीस्ट डिस्टेंस है वो अभी तक सबसे पहले सबसे कम आ रहा है किसमें, बी में। ठीक है, ये बताओ बेटा, ये बात समझ में आती है सबको? चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट 7 हो गए, ठीक है। 8 9 10, कुछ ट्राई करो थोड़े से क्वेश्चन। 2 3 मिनट में वेट करता हूँ, फिर मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ। 8 9 एंड 10 ट्राई करो फिर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आप लोग क्या कहते हैं। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वेट? क्वेश्चन नंबर 8, तो आई थिंक अभी हमने कर लिया था। मास इज द इफेक्ट ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ वेट। मास इज नॉट द इफेक्ट, मास बेसिकली इज द क्वांटिटी। तो ए तो नहीं हो सकता। मास इज द इफेक्ट, नहीं बी भी नहीं हो सकता। वेट इज द इफेक्ट, यस। और ग्रेविटेशनल फील्ड, यस। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which row describes the car motion in the first 30 seconds and the last first 30 seconds? स्पीड है 4 8 और 12, तो कांस्टेंट स्पीड है। कॉन्स्टेंटली स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो सब में सेम है। तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ये हो गई सबसे पहली बात तो। ठीक है जी। अब आते हैं लास्ट 10 सेकंड में जाए तो अब एक्सेलरेशन जीरो हो गई है यहाँ पर लास्ट 30 सेकंड में, क्योंकि डिफरेंस जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो 0 0 0, एक्सेलरेशन जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, तो आई विल गो विथ डी। ठीक है ना, राइट। विच प्रॉपर्टी इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड बाई वेट? इतनी बहस करने की जरूरत नहीं, वेट सिंपल वेट। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई सम अदर क्वेश्चन।
11, 12, 13, 14। 2-3 मिनट रुकता हूँ, अब करो फिर मैं आ जाऊंगा। 11 to 14। अच्छा भाई, क्वेश्चन 11 से द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है, डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट 35 सेकेंड्स। तो आई थिंक इट्स क्वाइट आइडेंटिकल। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए। दिस इज अ ट्राइंगल, हाफ, बेस, हाइट,
राइट। तो 50 मीटर्स फर्स्ट का आया। देन इसका ये कर लेते हैं, तो 10 to 25, और 10। तो इसका ये वाला जो साइज है वो कितना है, 15। और जो ये वाला साइज है वो कितना है, 10। तो 15 into 10 इज 150 मीटर्स। अच्छा, यहाँ पे आते हैं तो ये ट्रेपीजियम से कर लो आप। दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये वाली साइड लेंथ है इसकी 10, ये वाली साइड लेंथ है इसकी 20, और ये जो गैप है 25 से 35, दिस इज 10। तो हाफ 10 + 20 into 10, तो हाफ 30 into 10, तो दिस इज 150। तो 150 +150 +50, 350, राइट। ये बताओ, ये बात समझ में आई? Then it says which property, again वही बार 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 घूम के आ रहा है क्वेश्चन, तो दैट इज डी। अब वो आपसे कहते हैं, a man stands next to a railway track, the train traveling at 40 meters per second takes 2 seconds to pass the train, what is the length of the train? So simply put, s is equals to bt, b is 40, e is 2, so 80 meters is the length। ठीक है। ये बताओ, ये बात समझ में आ गई? 14 पे जाते हैं। तो इट सेज विच क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ग्रेडियंट होता है स्पीड टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन। सिंपल है, बिकॉज स्पीड टाइम ग्राफ का जब हम ये निकालते हैं, राइज ओवर रन, दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, चलो आगे चलो। 15 में वो कहता है ऑन द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन। अच्छा, क्योंकि मून पे जब वो कोई भी चीज फॉल कर रहा है तो सबकी सेम एक्सेलरेशन क्यों होती है? क्योंकि इसलिए होती है क्योंकि मून पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होती। तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो फिर टर्मिनल स्पीड का कोई सीन नहीं होगा। टर्मिनल स्पीड का कोई सीन नहीं होगा तो भाई रेट जो है ना वो बेसिकली डिपेंडेंट होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट उसका जो है ना वो सिंपली कितना मास है। तो लेट्स गो अबाउट इट। इसमें देखते हैं, ऑन द मून ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम वेट। नो, ऐसा तो नहीं हो सकता, वेट सबका सेम तो नहीं हो सकता। the moon has a smaller gravitational field strength than earth। ये बात फैक्ट है, लेकिन इससे ये बात समझ में नहीं आ रही, तो इसके लिए इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। हाँ, दिस इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल हियर। W इज इक्वल्स टू mg है, तो वेट इज प्रोपोर्शनल टू मास, so that's C। A speed time graph is used to describe the motion of an object, which quantities are calculated from the gradient of the graph and from the area under the curve। स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है, एरिया डिस्टेंस होता है, तो दिस वुड बी ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आप क्लास के एंड तक कोशिश भी करोगे ये सारे कर लो। 16 मैंने करना है, 16 और कर लो, और फिर मैं आपको इसके आंसर्स भेजता हूँ। फिर इसका डिस्कशन करते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता। सही है, वेल वेट।